एक चीज आप याद रखिए, एक बात तय है, एक चीज पक्के तौर पे हमको पता है कि करीब करीब पूरा पेपर ऑलमोस्ट एंटायरली एनसीईआरटी से आएगा। दिस इज द ओनली थिंग दैट इज नोन टू अस। किस तरह का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आपसे एग्जांपल पूछ लेंगे, हैवी वर्डेड क्वेश्चन पूछेंगे, असर्शन रीजन पूछेंगे, कल को कोई केस बेस्ड स्टडीज पूछ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो उनकी चॉइस है। बस केवल एक बात तय है कि ये पेपर पूरा किससे आना है, एनसीईआरटी से। सो बायोलॉजी में एक अच्छा एडवांटेज आपके साथ ये है कि आपको एक बाउंड्री पता है, आपको एक चारों तरफ एक ये पता है, घेराबंदी पता है कि आपको किस गैम्बिट में रहना है, और वो जो टेक्स्ट बुक है वो एनसीईआरटी है। लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो वहां से क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछ सकते हैं। सो केवल रोट लर्निंग से अब शायद उतना फायदा नहीं होना जितना अब आपको पहचानना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को। और एक और बात समझिए बेटे, बार बार एक बात समझिए, सक्सेस शुरू होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने से। सबसे पहले अपने दिल में यह समझाइए कि यह मेरा कैरियर है स्टेक पर, यह मेरी चॉइस है, इसीलिए मुझे एक आहुति देनी पड़ेगी। सो कहते हैं ना, जब यज्ञ करते हैं तो कहते हैं स्वाहा, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, और लास्ट में फिर कुछ भगवान से मांगते हैं कि अब मुझे ये दे दो। सो आप क्या आहुति देने को तैयार हैं, ये आपका टाइम है। क्वालिटी टाइम आपको एनसीईआरटी में अपनी सेल्फ स्टडी में लगाना है बेटे। आप जितना पढ़ेंगे, आपने पेपर में बैठना है, जितना कॉन्फिडेंट आप होंगे उतना बेहतर पेपर होगा। बाकी जितने लोग हैं वो आपके मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे जैसा आदमी अपने पूरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ क्वेश्चंस बना करके दे रहा है जो उसके हिसाब से आपको आने चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली द बक स्टॉप्स एट यू। आपको वहां जाकर के आंसर करना है, और आपका कॉन्फिडेंस प्राइम और पिवटल है। एब्सोल्युटली। तो बच्चों एक और चीज कर लेते हैं, ये इंडिया वाला पेपर है, आपको पता है अब्रॉड का एक डिफरेंट पेपर आया था। अगेन देखिए, यदि हम इसको देख लें तो अब्रॉड के अंदर स्टेटमेंट टाइप, इनफैक्ट सर एक इंटरेस्टिंग वैरायटी है, मोर देन वन स्टेटमेंट का। हाँ, यस 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 यस, ये देखिए, दिस इज अ ह्यूज नंबर सर, दिस इज अ ह्यूज नंबर, है ना। 3 4 5 4 9 और 6 15 2 17 और 3 20 और 6 26 और 5 31 32 32 क्वेश्चंस जो टाइम कंज्यूमिंग थे। एक और डेटा देख लेते हैं, ये गंगानगर का पेपर है, ये वाला गंगानगर का पेपर है, गंगानगर का भी देख लीजिए। असर्शन रीजन, ठीक है, इसको मैं इससे कर देता हूं, असर्शन रीजन, ठीक है, और स्टेटमेंट टाइप। तो क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से ही बनाया जा रहा है, एनसीईआरटी में दे वुड हैव रन आउट ऑफ न्यू एंड न्यू थिंग्स, एनसीईआरटी तो वही है, तो भाषा में पकड़ेंगे। सर एक चीज देखिए, इसके बावजूद आप बेहतर बता पाएंगे, कट ऑफ पे असर नहीं आया है। क्वेश्चन चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो, ये इन बच्चों की मेहनत है, बच्चों की मेहनत है सर, आप लोगों की मेहनत है बेटे, कि अभी भी कट ऑफ पे बहुत ज्यादा असर नहीं आया है। मेरा पक्का मानना है, जैसा मर्जी पेपर अगर एनसीईआरटी से ही बन जाए तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 360 में से 360 लाएंगे। आप लोग इतनी शानदार मेहनत कर रहे हैं, सो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैं आपका एक मदद कर सकता हूं, लेकिन प्राइमरी जो चीज है वो आपका अपना खुद का टाइम इन्वेस्टमेंट। कोई चीज अपने हाथ से लिखेंगे, कोई चीज अपने हाथ से लिखेंगे तो एग्जाम में उसके याद आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो सर ये बता दीजिए, लेट अस गेट इनटू इट। बच्चों को बता दिया, दे आल्सो अंडरस्टैंड कि ये कर रहे हैं, हम किस सीक्वेंस में चलेंगे। आज आप क्या कराएंगे? आज मैं देखिए, एक दिन में मास्टरी नहीं होती, सो आज हम बहुत ही बेसिक्स करेंगे सर, बेसिक एसेंशियल्स करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। और हो सकता है आज की क्लास में हमें लगे कि अरे ये तो कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैं अगली क्लास एक और लूंगा, और उस क्लास में मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपके सामने खोलूंगा, और उसमें से एक पैराग्राफ उठा करके आपसे स्टेटमेंट पूछूंगा। मैं आपके सामने क्वेश्चन बनाऊंगा एनसीईआरटी के पैराग्राफ से, लाइन से, और मैं आपसे कहूंगा कि बताइए अगर आंसर ए है तो क्या होना चाहिए स्टेटमेंट, और आंसर बी है तो क्या होना चाहिए। सो कहने का मतलब है हम प्रैक्टिकली अपनी इसी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज उठा करके हम कुछ स्टेटमेंट्स उठाएंगे, और उस स्टेटमेंट से टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटी वी विल ट्राई टू मेक असर्शन रीजन क्वेश्चन, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या थिंकिंग होती है एग्जामिनर की क्वेश्चन बनाने में। सो वो एग्जामिनर ने भी वहीं से क्वेश्चन बनाना है, वहीं से हम भी उस क्वेश्चन को आपके सामने बनाएंगे। आप उसी टाइम मुझे आंसर देंगे, उसी टाइम डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर ए होगा तो क्या रीजन होना चाहिए, बी होगा तो इसका क्या रीजन होना चाहिए। सो ये जो 2-3 जो सेशंस हैं, तीसरे सेशन के बाद में मुझे उम्मीद है कि असर्शन रीजन क्वेश्चन करने में आपकी मास्टरी हो जाएगी। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, फुल स्क्रीन, ठीक है। तो देखिए बेटे सर एक मिनट बच्चों को बता दीजिए, Are they supposed to take notes? Are they supposed to nothing? आज आराम से बैठिए, आज आप सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लेंगे। आज हम बहुत बेसिक लेवल पर ये शुरुआत कर रहे हैं कि असर्शन रीजन या मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। मैक्सिमम चैप्टर्स बेटे मैं आपके साथ करूंगा, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइंस में से आपके साथ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। देखिए बेटे, सबसे पहले ये समझिए कि 2 तरह से चॉइसेस आती हैं। सर एक बार आपकी जरूरत पड़ेगी मुझे। 2 तरह की चॉइसेस आती है। क्या हम एक स्क्रीन ले सकते हैं सर खाली?
वो जो हमारा बैकग्राउंड है वो ले सकते हैं एक बार। यस, सो देखिए बेटे, असर्शन रीजन क्वेश्चन में दो तरह की चॉइसेस आती हैं। एक तो सर आप उधर लिख दीजिए, एक तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन एक्सप्लेन करता है असर्शन को। सो ये एक तो ये चॉइस आ गई। दूसरी चॉइस ये आ गई कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, पर रीजन डज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन, डज नॉट एक्सप्लेन। तीसरा ये आता है कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, और चौथा किसी टाइम ये आता था कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। इसमें एक वेरिएशन आया है 2022 में। 2022 में ये हुआ है कि उन्होंने यहां पर जो चॉइस पूछी है ये पूछी है कि असर्शन ट्रू है और रीजन क्या है, फॉल्स है। ये वाला असर्शन फॉल्स है और रीजन क्या है, ट्रू है। सो देखिए बड़े ध्यान से, दोनों तरफ में अगर आप देखें तो अगर असर्शन फॉल्स है, दिस वुड बी द स्टेप नंबर 1। कभी भी असर्शन रीजन क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले केवल असर्शन स्टेटमेंट को पढ़िए और देखिए कि क्या वो ठीक है कि नहीं। अगर वो ठीक नहीं है तो आपका काम बहुत आसान हो गया। चाहे किसी एग्जामिनर ने इस तरह से बनाई हो चॉइसेस, चाहे इस तरह से बनाई हो, असर्शन केवल एक ही चॉइस में गलत होती है। यहां पर आंसर ये है और यहां पर आंसर ये है। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में असर्शन आपको ठीक मिलेगा। बहुत स्ट्राइकिंग, अगर आपका असर्शन गलत आ रहा है तो 2 बार देख लीजिए, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए। असर्शन स्टेटमेंट अगर गलत है तो चॉइस बहुत अपरेंट है, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए एग्जामिनर ज्यादातर क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे, इवन 2022 में अगर आप देखेंगे तो शायद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें असर्शन इनकरेक्ट। 2022 नहीं, मैंने आपको 18 क्वेश्चन भेजे थे 3 पेपर के, इंडिया वाला, अब्रॉड वाला और गंगानगर वाला। तीनों में एक में भी असर्शन गलत नहीं था। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका असर्शन गलत आ रहा है तो एक बार जरूर देख लीजिए, बहुत स्ट्राइकिंग, क्योंकि एकदम तय है कि अगर चॉइसेस इस हिसाब से बनी है तो आंसर 4 है, क्वेश्चन वहीं किल हो गया, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। और अगर इस वाली तरह से चॉइस बनी है तो आंसर फिर ये वाला है, असर्शन एक ही चॉइस में आपको गलत दिखाई देगा। दिस वुड बी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो मेरा पहला स्टेप ये होगा कि मैं असर्शन स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से देखूंगा। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी की लाइन ही होगी, बिल्कुल करीब करीब ये बात तय है। और इस लाइन को देखने के बाद में मुझे ये देखना है कि ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है। अगर ये नहीं है तो मेरे कुछ क्वेश्चंस यहां पर किल हो गए, मुझे ये कहना पड़ेगा। बड़ी आसानी से आपके सामने ऑटोमेटिक आंसर आपके सामने है। दिस वुड बी द इजीएस्ट क्वेश्चन। टाइम बच जाएगा, बिल्कुल आपका टाइम बच जाएगा। तो पहली चीज तो ये हो गई सर, पहला तो स्टेप ये हो गया। अब ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होगा कि असर्शन ठीक होगा। अगर असर्शन ठीक है, आपको ये पता लग गया कि असर्शन इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू, सो उसके बाद में मैं आपसे ये कहता हूं कि आप असर्शन स्टेटमेंट के बाद में बिकॉज लिखिए। सो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। मेंटली आपने क्या सोचना है कि जो असर्शन स्टेटमेंट आ रही है उसमें आपने आखिर में क्या लिखा, बिकॉज। अभी रीजन नहीं पढ़ना। जैसा मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले आपका ध्यान केवल असर्शन स्टेटमेंट पर है। अगर असर्शन गलत है तो आपका आंसर आ गया, अगर ठीक है तो असर्शन स्टेटमेंट के आखिर में बिकॉज लगा लीजिए और अपने मन में सोचिए कि इस स्टेटमेंट को पूरा कैसे किया जा सकता है। एक एग्जांपल देता हूं, इंसुलिन व्हेन सिक्रेटेड, मान लीजिए ये असर्शन आ जाए, डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, मान लीजिए ये आपको एक उन्होंने असर्शन दे दिया। अब मुझे बताइए क्या ये असर्शन ठीक है? पहले तो ये बताइए क्या ये असर्शन ठीक है? जल्दी दीजिए आंसर बेटे। इज दिस असर्शन ओके? क्या ये असर्शन ठीक है बेटे? जल्दी आंसर चाहिए, शाबाश। ठीक है, तो आपने ये कहा कि ये असर्शन ठीक है। अब आपने क्या करना है? बहुत बढ़िया बेटे, आप सबने कहा जी ये असर्शन ठीक है। इसका मतलब आपका आंसर 4 नहीं है दोनों वाली चॉइसेस में। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप मेंटली इमेजिन कीजिए कि इसके बाद यहां पर कहीं पर बिकॉज लिखा हुआ है, और मेंटली आप अपने दिमाग में ये सोचिए, अभी आपने रीजन नहीं पढ़ा है, कि वो क्या स्टेटमेंट होगी जो इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करेगी। अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूं, इंसुलिन व्हेन सिक्रेटेड डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकॉज, बताइए आगे लाइन क्या आएगी? शाबाश, बताइए क्या लाइन आएगी? अनस अली कह रहे हैं सर, इट इंक्रीजेस सेलुलर, It increases cellular uptake. It causes ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं बेटे, इट इज हाइपोग्लाइसीमिक। ये इस वजह से है क्योंकि ब्लड ग्लूकोज कम करता है। इट इंक्रीजेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग द करेक्ट आंसर। इधर देखिए बेटे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहां पर बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल में ग्लूकोज बढ़ गया, ध्यान से देखिए बेटे, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, सो इसका मतलब आपकी बॉडी ने इंसुलिन सिक्रीट किया और ये इंसुलिन इस वाले ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचा देगा। इट इंक्रीज द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी सेल, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ग्लूकोज यहां से निकल के सेल में पहुंच गया तो यहां पर कम हो जाएगा। यह वो तरीका है जिसकी वजह से इंसुलिन इसे कम करता है। अब आपने जब अपने दिमाग में यह क्वेश्चन कर लिया, अब आप रीजन स्टेटमेंट देखिए, क्या आपकी जो स्टेटमेंट है रीजन की वो इससे मिलती जुलती है जो आपने सोचा है। अब आपसे गलती नहीं होगी, रीजन पहले नहीं पढ़िए बेटे, क्योंकि अगर आपने रीजन पढ़ लिया तो आपका दिमाग आपको वो चीज दिखा देगा जो आप पढ़ चुके हैं, आप बायस हो जाएंगे।
आप चलिए, मैं आप में से कुछ बच्चे अगर नए हैं तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए कि डाइजेशन में इसका क्या काम है? बाइल पिगमेंट्स इन फैट डाइजेशन, व्हाट इज द रोल? व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल पिगमेंट इन फैट डाइजेशन? शाबाश बेटे, बताइए मुझे बताइए। देखो देखो बेटे, अब आप जो कह रहे हैं इमल्सिफिकेशन, मैं इसलिए कह रहा हूं बेटे कि आपने रीजन क्यों नहीं पढ़ना है। आपने ये पढ़ा बच्चे, ये क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है, जिन्होंने भी इमल्सिफिकेशन आंसर दिया है, देखिए क्या लिखा है बेटे, देखिए क्या लिखा है बेटे, आंसर क्या है? आप में से कई लोगों ने जो आंसर नो रोल दिया है वो ठीक क्यों है? क्योंकि क्या आपको नहीं लगता कि यहां पर बेटे बाइल सॉल्ट लिखा होना चाहिए था? आप जो आंसर दे रहे हैं वो एक्चुअली बाइल सॉल्ट से रिलेटेड है, वो बाइल पिगमेंट्स के लिए ट्रू नहीं है। बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन और बिलीवर्बिन को कहते हैं। ये कॉग्निटिव बायस लगता है बेटे एग्जाम में जब आप प्रेशर सिचुएशन में बैठे होते हो, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना बेटे, एग्जाम में जब आप प्रेशर सिचुएशन में बैठे होते हो तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपके सामने आंसर होता है, आप चॉइस खत्म कर लेते हो और उस टाइम पर आपका दिमाग आपको वो आंसर दिखा देता है जो आपने अपनी टेस्ट सीरीज में, अपनी गाइड में, अपने क्वेश्चन बैंक में अटेम्प्ट किया हुआ, और आपको लगता है कि मेरे से यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर घर जाके आपको पता चलता है इसमें एक्सेप्ट था, इसमें नॉट था, नॉट ट्रू था, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप असर्शन रीजन में अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं तो रीजन पहले मत पढ़िए, पहले केवल असर्शन पढ़िए, ये देखिए सही है कि नहीं है, उसके बाद बिकॉज करके उस स्टेटमेंट को कंप्लीट कीजिए। अब आपको पता चल जाएगा कि आपको यह पता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि इंसुलिन की प्रेजेंस में सेलुलर अपटेक होता है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी है जरा सा भी तो आंसर ए है, और अगर नहीं है, मान लीजिए ये भी हो सकता है कि इधर लिखा हो इंसुलिन हेल्प्स इन ग्रोथ एंड हैज एंड कॉम्प्लीमेंट्स द एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। सो ये बात सही है, लेकिन हमारा आंसर नहीं है। आप में से कुछ लोग कह रहे थे ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं करता है ग्लूकोज, इसका मतलब वो स्टेटमेंट गलत हो गई। सो तीन तरह की स्टेटमेंट हो सकती है रीजन में। एक स्टेटमेंट जो आपकी स्टेटमेंट से मिलती जुलती है तभी उसका आंसर ए है, नहीं तो आंसर क्या है बेटे? बी है। और तीसरी स्टेटमेंट जैसे आपने कहा कि अगर रीजन गलत है देन द आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इस तरह से करने की कोशिश कीजिए। देखिए बेटे बिल्कुल सिंपल है बेटे। जैसे ही आपने अपना रीजन करेक्ट देख लिया सो इमीडिएटली आपको दिखाई देगा कि सामने वाला जो रीजन है वो बेटे गलत है। सो वो गलत है, ये आप एक बार कोशिश करिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं, सर वो स्लाइड कहां पर है? सर मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूं जी, जस्ट 1 मिनट। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इसका आंसर दीजिए। मैं एक पीडीएफ खोलता हूं सर जी, है ना? हमने वो बॉडी फ्लूइड्स का बच्चों को पीडीएफ दिया था। एक बार है ना, मुझे एक चीज बताइए, क्या आप ये कह रहे हैं जैसे बॉडी फ्लूइड्स का आपने जो मास्टर क्लास का पीडीएफ दिया था, इसमें असर्शन रीजन क्वेश्चन नहीं देखते हैं, कहां है मिस्टर असर्शन रीजन? चलो मान लो स्टेटमेंट बेस्ड है। नहीं, असर्शन रीजन भी होगा सर। लेट अस जस्ट हैव अ लुक एट इट। कहां हो मिस्टर असर्शन रीजन? मिल जा। ये रहा। हाँ, तो आप कह रहे हैं रीजन को छुपा लूं? बिल्कुल छुपा लीजिए। हाथ रख दूं? बिल्कुल। नहीं, हाँ वो तो बहुत छोटा होता है पेपर, आप उस पर हाथ रख दीजिए। हाथ रख दो। तो आपने कहा असर्शन, सो इसमें बेटे देखिए, आप कह रहे हैं ऐसे चलेगा? हाँ, तो ऊपर कर दीजिए। देखिए बेटे इसका असर्शन बताइए ठीक है कि नहीं है। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड विद ग्रेटर फोर्स देन राइट वेंट्रिकल। बताइए क्या ये सिचुएशन ठीक है? क्या ये असर्शन ठीक है? बताइए बेटे, क्या ये असर्शन ठीक है? बताइए। द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड विद ग्रेटर फोर्स देन द राइट वेंट्रिकल। So most of you are saying that this is true and you are correct, assertion correct है। अब इसके बाद मैं ये कह रहा हूं, इधर देखिए कि इसके बाद मैं लिखूंगा because। So इसके बाद मैं लिखूंगा because और छुपा के रखूंगा। हाँ, ये वाला नहीं पढ़ूंगा बेटे, ये वाला नहीं पढ़ूंगा। ये मुझे मैं इनको ना मार्क कर देता हूं जिससे भूले ना कि हम क्या बोल रहे हैं। एक बारी में हट जाएगा। हाँ, एक ही बारी में करना। ये नहीं पढ़ना है गाइस, इसकी आदत डालनी है। देखो आप यहाँ पे बैठे हो, there is someone who is very experienced in front of you। अगर आपको कुछ यहाँ पे चाहिए तो ये सबसे पहली चीज याद रखनी है। सर कह रहे हैं you are not supposed to know this। हाँ, अब इसके बाद मैंने लिखा because, और इस लाइन को पूरा करिए अपने दिमाग में, इस लाइन को पूरा कीजिए, इस लाइन को पूरा कीजिए बेटे। It supplies blood to the whole body। This is absolutely clear शहरयार। Very good, very good, बहुत बढ़िया बेटे। It has thickest musculature। It has thickest musculature so that it can generate more force। But look at the answer of शहरयार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अयोटा में जाएगी और अयोटा बेटे ब्रेन तक भी ब्लड पहुंचाएगा, आपके टिप ऑफ द ग्रेट टो तक भी पहुंचाएगा, जबकि राइट वेंट्रिकल को ब्लड हार्ट के बहुत पास लंग्स तक ही पहुंचाना है। So please try to understand, more force needs to be generated by the left ventricle। Left ventricle, yes Pratyush, absolutely clear, and that is why Arnav, it has the thickest musculature so that it can generate maximum force, so that it can reach the blood can actually be delivered up to the brain as well as all the parts of the body। So I hope now this is absolutely clear। मुझे उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। इसे हटा सकते हैं। अब आप इसको हटाइए बेटे। अब आप देखिए, the left ventricle pumps more blood than the right ventricle during each contraction। अब बताइए what would be the answer? बताइए आंसर क्या होगा? अब बताइए आंसर क्या होगा?
शाबाश बेटे, आंसर बताइए। बच्चों का चमक रही थी। नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अच्छा। अगर मैं आपसे कहूं जो भी आंसर बी दे रहा है गलत है बेटे, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। अच्छा ये बताइए, कुछ ने आंसर 3 दिया है, क्यों? आंसर 3 क्यों दिया है बेटे? शाबाश 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 शाबाश। आंसर 3 किसने दिया है, बताइए क्यों दिया है? सर यहाँ पे बॉडी फ्लूइड एंड एक्सक्रीशन खुल जाएगा क्या? बॉडी फ्लूइड खुल जाएगा क्या? हो जाएगा आज, है ना, बच्चों के साथ आराम से बैठ के। एब्सोल्युटली राइट, इक्वल ब्लड पंप करता है बेटे, नॉट मोर लेस। द डिफरेंस इज इन द प्रेशर। अर्नव बिल्कुल करेक्ट है ये बात। अब आपकी बात समझ में आ गई बेटे, दोनों का। अब मैं आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की जो लाइन दिखाता आपकी एनसीईआरटी की, वो ये है जब कार्डियक आउटपुट, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में कार्डियक आउटपुट में एक लाइन है सर, ईच वेंट्रिकल लिखा है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बताइए कौन से सेक्शन में जाऊँ? अब ये यहाँ होगा सर, यहाँ होगा, ईच वेंट्रिकल लिखा होगा, यहाँ सर्च नहीं कर सकते हैं इसको? हाँ, सर्च करना मुश्किल होगा सर। कार्डियक आउटपुट, अच्छा सर्कुलेटरी पाथवेज, चलो एक मिनट, यहीं कहीं होगा, कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल, यहाँ होगा। ये देखिए बेटे, सो अब आप ये समझ लीजिए कि यहां पर आपकी एनसीईआरटी लिखती है देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय बोथ, नहीं है बेटे, ईच वेंट्रिकल पर मिनट, एंड एवरेज इज 5000 जो आपने ढूंढ के निकाला है। यस 70 ml, आशीष एब्सोल्युटली राइट, पेज 285 पर है बेटे। शुभ सोनी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सो क्या आपको समझ में आ गया कि पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन में बेटे वॉल्यूम बराबर होती है, डिफरेंस होता है प्रेशर में। द अमाउंट ऑफ ब्लड, सोच के देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड पंप कर रहा है ओटा में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां से आया? लेफ्ट एट्रियम से। लेफ्ट एट्रियम में कहां से आया बेटे? लंग्स से। सो वही ब्लड जो पल्मोनरी सर्किट में बेटे ऑक्सीजनेट होकर के हार्ट तक वापस आया है, हार्ट उसे आगे सिस्टमिक सर्कुलेशन में फेंक देता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस एब्सोल्युटली करेक्टली। क्या यह बात आपको समझ में आ गई? आप में से बहुत लोगों ने बहुत जल्दी में शुरू में जो आंसर दिया, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से आप सबने इसको ठीक कर लिया। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यह एक बारी का काम नहीं है, मैं बार बार आकर के इस तरह से एनसीईआरटी आपके सामने खोल करके आपके सामने असर्शन रीजन क्वेश्चन बनाऊंगा, ताकि हम लाइव उसको क्या कर सके बेटे, सॉल्व कर सके। आप मेरे साथ दिमाग, आप जब पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं किताब को, तो आपके दिमाग में खुद असर्शन रीजन आना शुरू हो जाए। इस तरह का टेम्परामेंट हम डेवलप करेंगे। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर सर। अब देखिए बेटे, सबसे पहले असर्शन देखिए, बताइए असर्शन देखिए। सो हम शुरुआत कर रहे हैं अपने स्कीम से। हमने कहा कि सबसे पहले असर्शन देखिए बेटे, असर्शन बताइए बेटे, असर्शन स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है? बताइए बेटे। असर्शन फॉल्स है। आप समझ गए बेटे मैंने कितना टाइम बचा दिया यहां पर? तो मुझे ये पता है कि असर्शन क्या है बेटे, फॉल्स है। सीधा मुझे बेटे चॉइस में आंसर लगाने। सो ये कैसे हो गया सर? क्या सर? अच्छा ये कुछ गड़बड़ पहले कहा है। हाँ। सो आपने जैसे ही कहा कि असर्शन गलत है बेटे, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है बेटे। आपका आंसर क्या है बेटे? 4 है। खत्म हो गई कहानी बेटे। अब भगवान से प्रे कीजिए कि आपके पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जिसमें असर्शन गलत हो, क्योंकि इसके चांसेस कम होते हैं बेटे। इसके चांसेस क्या होते हैं? कम। मैं आपको बता चुका हूं, जब भी किसी बहुत आसान क्वेश्चन का आंसर 1 आ रहा है बहुत आसानी से, तो 2 बार कर लीजिए क्वेश्चन। और असर्शन रीजन क्वेश्चन में अगर असर्शन गलत आ रहा है तो एक बार और देख लीजिए बेटे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। एक और चीज बच्चों को बता दीजिए, आप भी ये करते हैं, वो ट्रिक बता दे बच्चों को। क्या? पहली चॉइस ऐसी डालते हैं कि लगता है सही है, बची हुई 3 चॉइसेस पढ़ते ही नहीं है। नॉर्मल है। हाँ वो मैंने वो अभी दिखाया उनको। अभी मैंने दिखाया कि वो कई बार एग्जाम आपका एग्जाम। अब दिखाइए बेटे, अब करिए इस क्वेश्चन को, अब करिए इस क्वेश्चन को। पहले असर्शन पढ़िए, पहले असर्शन पढ़िए बेटे, असर्शन पढ़िए। पहले बताइए असर्शन ठीक है कि नहीं है। हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे बेटे। मुझे बताइए क्या असर्शन ठीक है? देखिए सर बच्चे क्या कह रहे हैं, ट्रू, असर्शन इज ट्रू। बोलिए ट्रू। हाँ बिल्कुल ठीक है। सो मैंने बेटे इसके आगे लिख दिया बिकॉज। सो क्या आपको अपनी एनसीईआरटी की एक लाइन याद आ रही है? ब्रोंकियल अस्थमा डिसऑर्डर्स जो है बेटे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक ही लाइन लिखी हुई है बेटे, ब्रोंकियल अस्थमा इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। आप में से कितने लोगों को ये लाइन याद है? जल्दी बताइए बेटे। यस, ऑप्शन 1। कितनी आसानी से कर दिया, तो कितनी आसानी से कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे बेटे अपनी एनसीईआरटी की एक लाइन याद आ गई कि अगर ब्रोंकियल अस्थमा है तो उसमें इन्फ्लेमेशन होगा। और स्टीरॉयड याद आ गया बेटे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर वेरी पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी। इसीलिए आपने बहुत जल्दी, अब की बार सबका आंसर बिल्कुल ठीक है, और हमने ये कहा कि द आंसर हैज टू बी 1। सो मुझे पता चल गया बिकॉज स्टीरॉयड्स आर पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड सिंस द पैथोलॉजी ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा इन्वॉल्व्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, देयरफॉर नेचुरली एनी एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट विल हेल्प इन द पेशेंट्स ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। और जैसे ही मैंने देखा मेरे को ये स्टेटमेंट दिखाई दे गई, मुझे पता है कि मेरा आंसर क्या है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए एक और करते हैं, एक और करते हैं बेटे। ये देखिए, करिए, बताइए बेटे, बताइए असर्शन बताइए। प्रत्युष ये देखिए क्या पूछा है। सो यहां बताइए बेटे क्या असर्शन ठीक है? सो क्या असर्शन ठीक है? बिल्कुल ठीक है। सो सब ट्रू कह रहे हैं सर। सर आंसर दे रहे हैं अब तो बच्चे सीधे।
क्या बात है बेटे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सीधा आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटे। सो इसका मतलब अब की बार मुझे पता है ये ट्रू है। और फिर मैंने यहां क्या लिखा बेटे, बिकॉज अभी भी बेटे हो सकता है बहुत जल्दी कॉन्फिडेंट हो रहे हो, लेकिन प्रोसेस को याद रखिएगा बेटे। एग्जाम में अफोर्ड नहीं हो सकती बेटे सिली मिस्टेक। सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर द प्रोसेस। हमने बिकॉज के बाद में ये लिखना है क्योंकि रास में जो रेनिन है, जो एंजियोटेंसिन है, एल्डोस्टेरोन है, सब बेटे क्या है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, आपको याद है। और एएनपी, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड बेटे क्या है, वेजो डायलेटर है। सो ये लाइन मुझे एनसीईआरटी की याद आ रही है, इट इज अ वेजो डायलेटर। और एंजियोटेंसिन के बारे में, एडीएच के बारे में आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि इट इज एक्चुअली अ वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। सो अब मैंने जब देखा तो मुझे पता है कि ऑप्शन ए में ये वेजो डायलेशन वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से मिलती जुलती चॉइस होनी चाहिए। और लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है बेटे कि इट इज रिलीज्ड बाय वॉल ऑफ राइट एट्रियम। अब मुझे ये पता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इस तरह से मैं आंसर बेटे 2 दे रहा हूं। सो फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे साफ साफ दिख रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने प्रोसेस को फॉलो किया। एग्जाम में मैं इस प्रोसेस को छोड़ूंगा नहीं, मुझे पता है कि ये ट्रू है। और अगर आंसर 1 होगा तो वेजो डायलेटर जैसी कोई चीज होनी चाहिए, कंपैरिजन विद वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, इफेक्ट ऑफ रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, वो नहीं है। फिर मेरे को 1 मिनट में समझ में आ गया कि यस, राइट एट्रियम मेरी एनसीईआरटी में लिखा है, द आंसर हैज टू बी 2। सो अब आपको समझ में आ गया 2 कितना 2 होता है। सो इसका मतलब क्या है जो मैं कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि जनरली अगर चॉइस 2 होगी तो बहुत क्लोज चॉइसेस नहीं होंगी बेटे। जनरली अगर आप कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और अगर रीजन जरा सा भी एक्सप्लेन कर रहा है बेटे असर्शन को, गो टुवर्ड्स आंसर 1 रादर देन गोइंग टुवर्ड्स बी। ये मैं लास्ट स्टेप के लिए आपको बता रहा हूं कि अगर आपने करना ही है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं, पक्के तौर पे नहीं पता, तो ज्यादातर चांसेस ये है कि आंसर जो है बेटे ऑप्शन 1 होगा। नहीं तो बी में कई बारी चॉइस काफी अलग होंगी, आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे कि इट इज अ यस 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 सूरज, एब्सोल्युटली। अब आप सोचने लगे हैं बिल्कुल करेक्ट तरीके से कि अगर एएनपी वेजो डायलेटर की बात होती तो आंसर ए होता, क्योंकि जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट है बेटे, जो ब्लड प्रेशर इकट्ठा बढ़ता है बेटे रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन में, तब हम ये कह रहे हैं। हाँ, मैंने यही कहा बेटे शोभन, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि 2 तरह से चॉइस बनती है। एक चॉइस ये भी बनता है कि असर्शन गलत है, रीजन करेक्ट है, उसमें भी एक ही चॉइस में, जो 2022 में भी आया था, उसमें भी एक ही चॉइस में बेटे असर्शन गलत होता है। सो असर्शन गलत होते ही शोभन एकदम आपका वो क्वेश्चन खत्म हो गया, वहां आपने ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे वैसे आए चाहे वैसे आए। क्या ये सही है? बोलो बेटे। यस 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 वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता तो बेटे आंसर क्या होता? 3 होता। सर अब बच्चे समझने लग गए, अब बच्चे समझने लगे हैं, वो खुद ही कहने लगे हैं कि ये अगर आंसर होता तो ये होता, वो आंसर होता तो ये होता। वेरी गुड बेटे, दिस इज व्हाट आई वांट। सो आप देखिएगा तीसरे सेशन के बाद में आप बिल्कुल बड़ी आसानी से काम करना शुरू करेंगे। बताइए, चलिए मैं आपको अब एक और इसमें सरप्राइज एलिमेंट है। मैंने आपसे कहा था प्रोसेस को देखिए, चॉइसेस को ध्यान से देखना है। आपके सामने 2022 का क्वेश्चन है। पहले असर्शन देखिए बेटे, क्या असर्शन ट्रू है? बताइए, क्या असर्शन ट्रू है बेटे? क्या असर्शन ट्रू है? सो असर्शन बेटे ट्रू है। सो असर्शन इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू। देखिए 2022 दिस वाज द प्रॉब्लम। इधर देखिए, ये प्रॉपर स्टीरियोटाइप सीक्वेंस नहीं थी। अगर आप देखें बेटे, एक और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी देखिए, लगातार 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं असर्शन रीजन के, और हर एक में बेटे इनकी सीक्वेंस इधर उधर हो सकती है। सो कहीं ऐसा ना हो कि आप सब में आंसर 1 लगाया है, सब में आंसर 2 लगाया है। क्यों है? क्योंकि पेपर सिर्फ एनसीईआरटी से बन सकता है, तो यही करना पड़ेगा। तो यही करना पड़ेगा, यही तो वहां पर सच में ये भगवान, इतने प्रेशर में थोड़ा सा ऊपर नीचे आता है, इसे माफ करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, दिस इज ट्रू बिकॉज बताइए बेटे, बिकॉज के बाद क्या स्टेटमेंट आनी चाहिए? शाबाश, बताइए बिकॉज के बाद क्या स्टेटमेंट आनी चाहिए? इट इज द डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन होना चाहिए था बजाय इंक्रीज लेवल के। डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन से बेटे कोलेजन की सिंथेसिस पे असर पड़ता है, और कोलेजन जो है कैल्शियम के साथ में बोन का मास बनाता है, इसीलिए बोन मास डिक्रीज हो जाता है। सो इसका मतलब अब हमें पता है कि असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्योंकि मैं यहां रुका, मैंने थोड़ा ध्यान दिया, मुझे लगता है कि आप यहां भी गलती नहीं करेंगे। अब आप बड़ी आसानी से केवल आपने ढूंढ के निकालना है कि आंसर कौन सा है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट। दिस इज द आंसर। अदरवाइज बेटे असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट। नॉर्मली 3 आंसर होता है, कहीं गलत ना हो जाए। सो अगर आप प्रोसेस को ध्यान देंगे तो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब देखिए बेटे, एक और लेवल पे आपसे एक क्वेश्चन कराते हैं। रीजन गायब है। देखिए बेटे, यहां पर मैंने रीजन नहीं लिखा है, इसको मैं कर देता हूं जिससे कंफ्यूज ना हो कि व्हाट इज मिसिंग। रीजन गायब है, जिससे आपको आदत पड़े बिकॉज की। ये लो, बिकॉज भी लिख दिया, करो। तो हम ये कह रहे हैं कि पैंक्रियाटिक हार्मोन्स आर यूनिक एज दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय द डक और डक्ट ऑफ एक्सोक्राइन पैंक्रियास। बताइए क्या ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है? बोलो बेटे।
आंसर 4 आ गया, बिल्कुल ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया। सो आपको यह समझ में आ गया, हार्मोन है, पैंक्रियास हो सकता है उसका एक पार्ट एंडोक्राइन हो, एक पार्ट एक्सोक्राइन हो, लेकिन हार्मोन तो ट्रांसपोर्ट बेटे ब्लड से ही होगा। पैंक्रियाटिक एंजाइम डक्ट से पास होंगे, लेकिन एक्सोक्राइन पैंक्रियास जो है पैंक्रियाटिक एसिनाई को कहते हैं, और उसमें जो भी चीज जाएगी वो डक्ट से जाएगी, लेकिन हार्मोन विल ऑलवेज बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। द क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। आपको यह पता चल गया कि असर्शन ही गलत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने आंसर आ गया कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं तभी समझू कि बिना रीजन देखे इन्होंने आंसर। हाँ बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, इसमें रीजन की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब देखिए आगे, आगे देखिए बेटे, इसमें बताइए बेटे। अरे तो वो है। हाँ हाँ हाँ, बताइए बेटे, असर्शन बताइए। क्वेश्चन मार्क कर दो। हाँ कर दीजिए सर। Yes, no, yes. Remember, this is what we have been learning. Process है right because. क्योंकि अभी क्या हो सकता है कि सर ये बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर रहे हैं तो दे कैन एक्चुअली बिकम ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। मैं ये नहीं चाहता, आपको खूब टाइम दिया हुआ है आपका बेटे, इट्स अ कैरियर एट स्टेक, एवरी क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीड बेटे? सो आपने कहा ऑडिटरी ट्रांसडक्शन इज द फंक्शन ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ये बात सही है कि नहीं है? सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। सो इसका मतलब ये ट्रू है। अब बिकॉज में बेटे प्रॉब्लम ये है कि क्या आपको इस शब्द का मतलब पता है? क्या आपको इस शब्द का मतलब पता है? सुना तो बहुत है, एनसीईआरटी में पढ़ा भी बहुत है, लेकिन क्या रुक करके आपने कभी सोचा कि इसका मतलब क्या है? सो क्या आप मुझे बता पाएंगे इसका मतलब क्या है बेटे ट्रांसडक्शन का? सो कासिमा, मैंने वही बेटे, मैंने नब्ज पे हाथ रखा है। मैंने आपसे क्या कहा? अगर आपसे ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपने किसी टाइम पर बैठ करके ट्रांसडक्शन का मतलब नहीं समझा। सुना बहुत है ये शब्द, बार बार ट्रांसड्यूसिंग ऑर्गन, ट्रांसड्यूसिंग ऑर्गन, हर बार आपके सामने शब्द आता है, लेकिन क्या आपको ये ट्रांसड्यूसिंग का मतलब पता है? शाबाश 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 शाबाश। सो देखो बेटे, ट्रांसड्यूसिंग का मतलब यह होता है जब एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कोई चीज कन्वर्ट करती है। सो एक तरह की चीज को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। सो यहां पर सोचिए कि वो जो एंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ है, उसका जो रिपल्स होते हैं, उसमें जो मैकेनिकल प्रेशर है वो जाकर के प्रेस करता है हेयर सेल्स को अगेंस्ट द टेक्टोरियल ऑर्गन्स, और वहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इसका मतलब जो मैकेनिकल स्टिमुलस है वो कन्वर्ट हो जाता है बेटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और ये काम कौन करता है बेटे? ये काम कौन करता है? शाबाश, ये कौन करता है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। इस चीज को हम कहते हैं ट्रांसड्यूसिंग। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं ट्रांसफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं बेटे, ट्रांसड्यूस की बात कर रहा हूं। ट्रांसफॉर्म शब्द आप कई जगह इस्तेमाल करते हैं। सो क्या ये बात समझ में आ गई बेटे? क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? सो मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे ये आंसर चाहिए, इसके आगे मुझे आंसर ये चाहिए कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई मैकेनिकल सेंसेशन को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसको ट्रांसडक्शन का ऑर्गन कहते हैं। अब मेरे को ये पता है कि अगर आंसर ए है तो क्या होना चाहिए। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है बेटे? अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में रीजन दिया क्या हुआ है। सो देखिए, अब रीजन देखिए, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज लोकेटेड इन द स्केला मीडिया ऑफ कॉक्लिया ऑफ इनर ईयर। ये वो आंसर नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे थे। सो आंसर 1 नहीं है। अब क्या आपको ये कट सेक्शन याद आया? आपको ये कट सेक्शन याद आया? ये वो सेक्शन है जिसे स्केला मीडिया कहा जाता है। ये स्केला मीडिया में ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है। सो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई स्केला मीडिया में बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड होता है। सो विच मींस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज लोकेटेड इन द स्केला मीडिया ऑफ द कॉक्लिया ऑफ इनर ईयर। ये बात सही है, पर ये वो आंसर नहीं है जो ए करता है इसको। अगेन आप देख रहे हैं काफी अनरिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, और आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। आई होप मैं गलती नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बार करेक्ट सीक्वेंस दी हुई है, कहीं पता लगा मेरे क्वेश्चन में गड़बड़ ना हो। सो क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? शाबाश बेटे, शाबाश शाबाश शाबाश। साधना, कृष्णानंद, सूरज, वेरी वेरी गुड। अनुजा, उज्जवल, सपना, वेरी वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट बेटे, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। गुरप्रीत, वेरी गुड, वेरी गुड। आई होप दिस इज नाउ अगेन एब्सोल्युटली क्लियर। सो एक और क्वेश्चन आपसे करा लेते हैं। बताइए 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 बताइए, क्या असर्शन ठीक है? बताइए, क्या असर्शन ठीक है? Juxtamedullary nephrons are key adaptation for water conservation in mammals. So आंसर क्या है बेटे? ठीक है। सो आंसर क्या है बच्चे? इट इज करेक्ट। अगर आंसर ट्रू है, असर्शन ट्रू है, तो मुझे बताइए कि बिकॉज के बाद क्या लिखूं? बिकॉज के बाद क्या लिखूं? बिल्कुल ठीक है बेटे, लेकिन ए के लिए क्या लिखूं बच्चे?
सो देखिए प्रैक्टिस करने के लिए मैंने रीजन हटा दिया। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि आपने एनसीईआरटी की यस लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है, बहुत अच्छे दे गो डीप इनटू मेडुला, वेरी गुड सूरज। अगेन आप वो बात कह रहे हैं जो राहुल कह रहे हैं, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, जितना लेंथ होगा बेटे लूप ऑफ हेनले का उतना काउंटर करंट में आपको सॉल्यूट इकट्ठा करने का आसानी हो जाएगी। मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आप उतनी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर सकते हैं। यस लॉन्ग लूप ऑफ हेनले डीप इनटू मेडुला, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। सो बहुत बढ़िया बेटे, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर कि हमारे को नंबर 1 आंसर के लिए ये देखना है कि यहां पर यस समृद्धि, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि अगर वेजा रेक्टा बेटे डीप डेवलप होगी तभी होगी जब लूप ऑफ हेनले डीप इनटू मेडुला जाएगा। आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में, क्योंकि जो पार्ट है लूप ऑफ हेनले का काफी डीप जाता है मेडुला में, दे हैव अ वेल डेवलप्ड वेजा रेक्टा एसोसिएटेड विद इट। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर, बहुत बढ़िया बेटे। सो अब हम देखते हैं कि यहां पर बेटे क्या लिखा हुआ है। अगेन यू कैन सी नाउ द आंसर विल बी एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। जल्दी लिखिए आंसर, अब सीधा आंसर लिखिए। देखिए ये वो स्टेटमेंट नहीं है जो आपने अभी मुझे बताया। अब आप देखिए बेटे बड़े ध्यान से, द आंसर वुड बी, बड़े ध्यान से देखिए बेटे, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ध्यान से देखिए नाउ दिस इज अ सिंपल थिंग बेटे। इधर देखिए हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। सो देयर आर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन अ किडनी एंड आउट ऑफ दीज 85% आर कॉमन, दे आर कॉर्टिकल एंड 15% आर जक्स्टा मेडुलरी। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं बेटे, आपने ये डेटा में गलती करी है क्योंकि आपने बार बार नहीं पढ़ा है। और जनरली डेटा अगर बहुत स्ट्रांगली लिखा हुआ है बायोलॉजी में, सो 2 बार याद कर लीजिए, कहीं गलत तो नहीं है, आपको कहीं उल्टा याद तो नहीं है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है बेटे, एग्जैक्टली अपोजिट याद आता है एग्जामिनेशन हॉल में। सो इस तरह का जब स्टार्क डाटा आता है तो एकदम आपका एंटेना बेटे बिल्कुल खड़ा होना चाहिए कि यार यहां मेरे से गलती हो सकती है। अब आपका आंसर सबका ठीक है, आंसर ठीक है, अब ठीक आया है। दिस इज आंसर 3। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर, बहुत बढ़िया बेटे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस घर के लिए दूंगा या एक और करना चाहेंगे? सर मेरे पास तो बहुत सारा खजाना है, वो पूरा बॉडी फ्लूइड्स की पीपीटी है। चलिए ये बताइए मैं लिख दूं या फिर नहीं क्वेश्चन मार्क कर दूं? हाँ। करेगा इस ये आसान है। स्मूथ मसल इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल। सो क्या ये बात सही है? पहले तो ये बताइए, इज द असर्शन करेक्ट? यस, असर्शन इज करेक्ट। बिकॉज के बाद बताइए बेटे क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस? बताइए, दिस शुड बी वेरी इजी, बताइए बेटे क्या होना चाहिए? नहीं पहले बेटे सेंटेंस बताइए, शाबाश सेंटेंस बताइए। दे आर इनवॉलंटरी, दे आर नॉन स्ट्राइटेड इनवॉलंटरी। सो बिल्कुल ठीक है बेटे, आपका आंसर आ गया कि अगर आंसर ए होगा तो रीजन में ये लिखा होना चाहिए कि या तो वो इनवॉलंटरी कोई शब्द होगा या अनस्ट्राइटेड होगा, या दोनों भी हो सकते हैं। सो इसका मतलब अब मेरे को पक्के तौर पे पता है कि व्हाट आई एम लुकिंग फॉर द आंसर 1। और देखिए स्मूथ मसल इज इनवॉलंटरी नॉन स्ट्राइटेड, आपको बोल्डली पता है इसका आंसर 1 है। ये गलत नहीं होगा। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। हाँ बताइए बेटे 64। एक सेकंड, मैं इनको थोड़ी हेल्प कर दूं। आई लाइक टू डू दैट। 64 और करिए बेटे। वाह कितना अच्छा लगता है। बताइए बेटे, बताइए असर्शन के बारे में बताइए। इफ द एसए नोड डज नॉट फंक्शन और द इंपल्स जनरेटेड इन द एसए नोड इज ब्लॉक्ड बिफोर इट ट्रेवल्स डाउन टू द इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम, द हार्ट वुड स्टॉप। दिस इज फॉल्स। कर दिया और क्या, कहानी खत्म कर दी बच्चों ने। ये क्या? हाँ। So this becomes easy now. इजी था सर, ये वाला देखिए। चलो क्या करें, कर दूं मैं? साफ कर दूं? थोड़ा मुश्किल है बेटे, करेंगे। चलिए फाइनल एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा मुश्किल है, करिए इसको। थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में क्वेश्चन है। चलिए लेट अस गेट बोल्ड। मैं चाह रहा था सेकंड लेवल में हम इस काम को करें, दूसरे से। ठीक है, दिस नहीं करो, चलो लेकिन एक जरूर करो। बताइए बेटे क्या ये असर्शन ठीक है? तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसके लिए थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा। देखो बेटे क्या है कि हार्ट मायोजेनिक है। चलिए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। रेड ले लेता हूँ। सो मैं ये कह रहा हूँ कि ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है और इसका जो नोडल टिश्यू है वो सारा मसल है। ये एसए नोड, ये एवी नोड, ये इंटरनोडल पाथवे, बंडल ऑफ हिस, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच और पुरकिंजे फाइबर्स। आपको ये डायग्राम पता है। ईच पार्ट कैन जनरेट इंपल्स। इसीलिए अगर एसए नोड खराब भी हो जाए तो कोई बात नहीं, हार्ट विल कंटिन्यू टू बीट रिथमिकली, क्योंकि फिर रिदम कौन जनरेट कर देगा बेटे? एवी नोड कर देगा। बस फर्क ये है कि इसका जो रेट ऑफ इंपल्स जनरेशन है वो एसए नोड से कम होगा। हमारी एनसीईआरटी जो क्वेश्चन करा रही है वो ये है कि
व्हाई एसए नोड इज कॉल्ड एज द नॉर्मल पेस मेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि इसका रिदम जनरेशन जो है वो 75 पर मिनट, दैट इज हाईएस्ट अमंग द नोडल टिश्यू। सो अगर एसए नोड खराब भी हो जाए तो बहुत चांसेस ये है कि हार्ट जनरली बेटे चलता रहेगा, रिदमिकली बीट करेगा, लेकिन उसके बाद ये रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं। ये मैं कौन सा, अच्छा वो वाला क्वेश्चन बता रहा हूं, पहले वाला मैं भी पहले वाला क्वेश्चन बता रहा हूं, डिले। अब देखिए बेटे, इसको मैं दूसरा इस क्वेश्चन को दोबारा करता हूं, देखिए। सो देखिए बड़े ध्यान से, ये आपके पास में नोडल टिश्यू है, ये आपके पास नोडल टिश्यू है, बड़े ध्यान से देखिए। हम ये चाहते हैं कि कार्डियक साइकिल में एट्रिया वेंट्रिकल से पहले कॉन्ट्रैक्ट करे। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट बिफोर वेंट्रिकल। बड़े ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। सो हमने कहा कि एट्रिया वेंट्रिकल से पहले कॉन्ट्रैक्ट करे, इसीलिए जो इंपल्स जब शुरू होती है एसए नोड से, इंटरनोडल पाथवे से कहां पहुंचती है, एवी नोड में, तो यहां पर कंडक्शन डिले होती है। यहां पर बेटे कंडक्शन डिले होती है, और कंडक्शन डिले का मतलब यह है कि यहां कुछ देर इंपल्स को रोक देते हैं, तब वो बंडल ऑफ हिस में आती है ताकि वेंट्रिकल एट्रिया के बाद कॉन्ट्रैक्ट करें। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अब देखिए क्या यह सही है? Yes, it is critical. It is critical. देखिए बेटे, अगर चारों चेंबर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कार्डियक आउटपुट जीरो हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट विल बी जीरो। चारों बेटे रिलैक्स तो हो सकते हैं। आपने पढ़ा है अपनी एनसीईआरटी में जॉइंट डायस्टोल, आपने पढ़ा है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में सारे का सारे हार्ट के चारों चेंबर क्या है बेटे, रिलैक्स्ड है, लेकिन चारों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं करेंगे। एनसीईआरटी कहीं नहीं कहती है बेटे चारों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा बेटे, जीरो हो जाएगा। सो और हम चाहते हैं कि एट्रिया वेंट्रिकल से पहले कॉन्ट्रैक्ट करे। सो एट्रिया वेंट्रिकल से पहले कॉन्ट्रैक्ट करे तो इंपल्स जो शुरू हुई है एसए नोड से, वो वेंट्रिकल तक पहुंचने में क्या लगना चाहिए बेटे, टाइम लगना चाहिए। अब आपका आंसर सबका ठीक है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। क्या ये बात बिल्कुल समझ में आ गई? तो ये था सर, आज मैंने थोड़ा इंट्रोड्यूस किया है। एक इनको होमवर्क देंगे। हाँ, एक और इनसे बॉडी, ये तो बहुत मजेदार है सर, मतलब मैं तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता बिकॉज मेरे लिए काला अक्षर बायो का भैंस बराबर है। अब सर इनके एक और सेशन हम करेंगे। सर होमवर्क भी देना है ना? हाँ, होमवर्क दे दीजिए इनको। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस का होमवर्क आपको दे दिया। इट एंश्योर्स, यस एब्सोल्युटली, इट एंश्योर्स कि जो है पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करें वेंट्रिकल, बाद में देयरफॉर द आंसर शुड बी ऑप्शन 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे होमवर्क क्या देगा, आपको होमवर्क दे दिया जाएगा, अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे, देख लीजिए उन्हें। आपको अच्छा, कोई चैप्टर सजेस्ट कीजिए जिससे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं कि हम असर्शन रीजन वहां से शुरुआत करें। अगली बार मैं एनसीईआरटी का चैप्टर लूंगा, आप बताइए वो कौन सा चैप्टर है जहां आप चाहते हैं कि मैं आपको आपके सामने एनसीईआरटी की लाइंस खोल के उसमें असर्शन रीजन क्वेश्चन बना के दिखाऊं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बच्चे कह रहे हैं एमबीओआई, आप भी सही कह रहे हैं, जेनेटिक्स, कोई एक्सक्रीशन कह रहा है, कोई एंडोक्राइन सिस्टम, ये तो पूरी किताब लिख देंगे सर। मॉलिक्यूलर बेसिस करता है सर, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स करता है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स करें, ठीक है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स करेंगे गाइस। ठीक है बेटे, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बहुत बनेंगे भी बहुत, ठीक है सर। तो बच्चों ऐसा है कि हम लोग पीडीएफ डाल देंगे नीट वेब के टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके उसे अटेम्प्ट कर लीजिए। सर हम अगला सेशन कब करेंगे, वी लेट यू नो। ठीक है, हम लोग आपको बता देंगे अगला सेशन कब करेंगे। या जल्दी से सर को है ना बड़ा सा थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, बायोटेक इज अ वेरी गुड चॉइस। बायोटेक भी किसी बच्चे ने बहुत बढ़िया लिखा है कि सर बायोटेक भी होना चाहिए। यस, यू आर राइट। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था, वील डू दिस, फाइनली आज हुआ। ऐसे 2-3 सेशन करेंगे। कोई नहीं, एग्जाम से पहले बताते रहे कि कौन कौन से चैप्टर के करने कर लेंगे सर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ऑल गुड, थैंक यू। चलो गाइस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर शर्मा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बायो हम फंडू करते रहेंगे। बाय बाय गाइस।